होगा हमारे लिए चीजों को समझना। तो एकदम कंफर्टेबल है ना, ओके। कोई फॉर्मल लेक्चर की तरह नहीं समझना है, कोई कॉलेज के लेक्चर की तरह नहीं समझना है। जितना बात करोगे, जितना खुल जाओगे, फील फ्री टू स्विच ऑन योर कैमरा। अलग बैठने की कोशिश करना, हमेशा डिस्टर्बेंस ना हो ऐसे रूम में बैठना, कोई आसपास से आपके ना गुजरे, आपको डिस्टर्ब ना करे ऐसे रूम में बैठना। तो आप कैमरा ऑन करके भी बैठ सकते हो। रादर मैं बोलूंगा अगर हो सके, अगर आप बेटर ध्यान देना चाहते हो तो कैमरा ऑन करके बैठना, एक हेडफोन लगा लेना अगर आपको अनम्यूट करना है तो, नहीं तो क्या सराउंडिंग के लोग भी जो बोलते हैं वो सुनाई देता है, ठीक है। जो लोग नए हैं क्विकली लिसन टू मी। मैं आपका टीचर, आप मुझे सर भी बोल सकते हो, आप मुझे भैया भी बोल सकते हो। मेरा नाम जितेंद्र चौबे एंड मेरा नाम बुलाने वाला जीतू है, ओके। सो हम लोग मैकेनिक्स कल शुरू किए हैं 2024 पैटर्न के लिए। जस्ट अ क्विक इंट्रो अबाउट मी। मैं पिछले आई थिंक 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ एंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। मैं 11th-12th का JEE एडवांस भी पढ़ाता हूँ एंड देन मैकेनिक्स से लेते हुए 8 सेमेस्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ बुक्स भी लिखे हुए हैं एंड आपके SPPU के लिए, कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए एंड कुछ और यूनिवर्सिटीज के भी लिखे, गुजरात के। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग जब आप आ जाते हो, ओके, जब आप इंजीनियरिंग में आ जाते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नजरिया चेंज करो अभी पढ़ने का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत पढ़ो, है ना। 10th में हमने एग्जाम में मार्क्स लाना इसलिए पढ़ा, 12th में हमने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिले उसके लिए पढ़ाई किया। इंजीनियरिंग में थोड़ा अप्रोच चेंज करो। हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको डेप्थ में पढ़ो, सब्जेक्ट के बारे में सोचो। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है एप्लीकेशन, आप इसको अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करने वाले हो, इसका मतलब है आपको फंडा ऐसा सीखना है कि उसको आसपास दिखाई दे। अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, ओके, आपको अगर वो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन आपके ब्रांच में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ENTC में हो या कंप्यूटर में हो या मैकेनिकल में हो या सिविल में हो, हर जगह मैकेनिक्स का एप्लीकेशन आता है। कैसे? अगर आप कहीं ना कहीं, अगर मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो ग्राफिक्स का डिजाइन होता है या फिर गेमिंग का डिजाइन होता है या फिर विजुअल टूल्स का जो डिजाइन होता है, उसमें जो भी आसपास के डायनेमिक्स होते हैं। अभी तो देखो AI आ गया है, AI में आपने देखा रहेगा AI वीडियो बनना शुरू हो चुका है, AI फोटोग्राफ्स बनना शुरू हो चुका है। कोई भी फोटो जब रियलिस्टिक होता है, उसके पीछे वही साइंस लगा होता है जो कि डे टू डे लाइफ में है, तो आप रिलेट कर पाते हो। और उसके लिए मैकेनिक्स समझना बहुत जरूरी है। मैकेनिक्स आपको इसलिए रखा गया है ताकि आप एनालिटिकली सोच सको, ठीक है। ऐसे ही आपको मैकेनिकल के साथ साथ एक ग्राफिक्स सब्जेक्ट है, आपको ड्राइंग इंजीनियरिंग क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट का, चाहे आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, चाहे आप ENTC में पढ़ रहे हो, ड्राइंग इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बनाना चाहते हो, फ्यूचर में क्या डिजाइन करना चाहते हो, उसके लिए ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी के सब्जेक्ट तो आपको रिलेट कर ही पाते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, मैथ्स हो। मैथ्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक ब्रांच सुना रहेगा जॉब का जिसको डेटा साइंस बोलते हैं, है ना। डेटा साइंस में मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए मैथ्स को भी पकड़ के रखना है आपको। तो सब्जेक्ट्स को अब ऐसा सीखना है कि आने वाले समय में किसी जॉब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको इतनी गहराई में पता होनी चाहिए कि आप स्टैंड आउट कर सको। और अगर आप जॉब के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना चाहते हो, तब तो और बारीकी सी चीजों को सीखो ताकि आप इसे अप्लाई कर सको, ठीक है। तो प्लीज आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो उसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ो। आपको आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। उनके मोमेंटम में लाइफ को मत जीना, क्योंकि आपने एक और नेगेटिव चीज सुनी रहेगी कि इंजीनियरिंग के बाद में कई लोगों को जॉब के इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये वही नालायक लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग से पास होते हुए निकल जाते हैं। आपको पास अगर होना है, पास सब हो जाते हैं, याद रखना मेरी बात। हर कोई पास हो जाता है, कोई एक बार में पास हो जाता है, कोई 2 बार में, कोई 4 बार में, कोई 10 बार में भी हो जाएगा। लेकिन पास होना आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, आपका एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, आपका लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, इसके हिसाब से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो शुरू करेंगे आज मैकेनिक्स का वापस से सेकंड लेक्चर। मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्विकली मैं बता दूं मैंने कल क्या पढ़ा है।
आप जब 11th स्टैंडर्ड में थे तो 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर था वेक्टर्स जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती, मैंने बस कल वही सिखाया। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आपको मैं मेरा तरीका एक समझा देता हूं। मैं आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं पढ़ाता हूं कि बुक्स में ये टाइप्स है, ये क्लासिफिकेशन है, ऐसे दिमाग में नहीं जाता। इस तरीके से चीजें जिंदगी भर याद नहीं रहती। तो मेरा अप्रोच जो रहता है वो बहुत ही एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई कहीं पे फोर्स अगर लग रहा है तो वो लग रहा है तो वो वैसा ही लगता है जैसा लगाया है, या लगने का अलग तरीका होता है। वहां कंसेप्ट आता है फोर्स का, रेजोल्यूशन का। क्या बोला मैंने यहाँ पे? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो तो जब आप उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो फोर्स पूरा लग जाता है, लेकिन अगर आप फोर्स उस पर टेढ़ा लगाते हो, आप अगर उसको टेढ़ा दबाते हो तो उसको पूरा फोर्स नहीं मिलता। मतलब अगर मान लो ये सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है और इसे मुझे धक्का देके ऐसे मूव करना है, इसे धक्का देके ऐसे मूव करना है, तो उस पे जब आप धक्का देते हो तो धक्का अगर आपको देना है और आप चाहते हो कि जितना मैंने एफर्ट दिया है पूरा इसको मिल जाए, तो आपको फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगाना चाहिए। देखो, एक होता है क्या करना चाहिए, बट नॉट नेसेसरली एवरी टाइम इन योर लाइफ what is needed to be done you might do, because sometimes there can be situation in a life where you actually can't do what is needed। मतलब हो सकता है तुम यहाँ पे इसको फोर्स ऐसा लगाना चाहते हो, तुम्हें पता है, लेकिन वहां पे जगह ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो टर्बाइंस का नाम अगर आपने सुना है, टर्बाइंस सुना है आप लोगों ने? टर्बाइंस क्या करता है कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके एक जन? व्हाट इज अ टर्बाइन? सुना है कुछ टर्बाइन के बारे में? एनीबडी? किसी को पता है टर्बाइन क्या होता है? ओके, सिंपल तरीके से बताता हूं। घर पे बिजली आती है, बिजली जो आती है, ये बिजली बनाने के लिए जो कहीं पर एक मशीन लगाया जाता है वो एक टर्बाइन ही होता है। वो कोई भी तरह का टर्बाइन हो सकता है, वो गैस टर्बाइन हो सकता है, वो हाइड्रोलिक टर्बाइन हो सकता है, वो कोई जनरेटर हो सकता है। तो ये जो भी डिवाइसेस होते हैं इनके डिजाइन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक टर्बाइन होता है जिसे कहते हैं, जैसे स्टीम टर्बाइन बोल दूं या फिर मैं हाइड्रोलिक टर्बाइन बोल दूं, तो इन टर्बाइंस में पानी की मदद से, अगर मान लो हाइड्रोलिक टर्बाइन है, पानी की मदद से अगर आप एक रोटेशन तैयार करना चाहते हो, ओके, आपको अगर कोई कोरिलेट करना है तो आप वो देखो, एक मूवी है शाहरुख खान की स्वदेश, वो पानी गिराता है तो एक टरबाइन घूमता है तो पूरे गांव को बिजली मिलती है। तो वो जो टरबाइन है, बहुत सारे टरबाइन सुना है, विंड टरबाइन भी आपने सुना रहेगा, जो विंड की वजह से घूमता है। बच्चों देखो, हवा की वजह से उसके ब्लेड्स घूमते हैं। जैसे घर पे पंखा घूमता है तो हवा आपके पास आता है ना, वैसे ही हवा की वजह से पंखा भी घूम सकता है ना। आप देखो आपके घर के जो एग्जॉस्ट फैन होंगे किचन के पास, कई बार वो ऐसे ही घूमता है जबकि हमने उसको चालू नहीं किया होता है, बिकॉज उल्टे साइड से हवा उसको घुमाती है। टरबाइन भी वैसे चलता है। तो हवा जब ऐसे लगेगी तो पूरा ज्यादा से ज्यादा फोर्स वो ब्लेड पे लगा पाएगी, लेकिन हवा वैसे आने को अगर जगह ही नहीं है, हवा अगर टेढ़ी दिशा में आ रही है, हवा अगर आ ही टेढ़ी रही है, अगर वो कोई एंगल बना के आ रही है, तो ऐसे केस में पूरी हवा की ताकत, पूरा हवा का फोर्स उसे मिलता नहीं है। तो इस समय जो फोर्स उसको मिलता है, उस फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट उसको आगे मोशन देता है। मतलब ये फोर्स जो होता है, इसे हम ऐसे बोले जैसे कि अगर एक पापा फोर्स है तो पापा के दो बच्चे बन जाते हैं। एक बच्चा एक ऐसा बनता है, एक बच्चा ऐसा बनता है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो बच्चा होता है ये बोलता है मैं पापा का काम करूंगा, ये बोलता है मैं पापा का काम करूंगा, ये बच्चा बोलता है ना 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 हमसे कुछ ना हो पाई। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर इसके साथ में एंगल बना रहा है तो उसका ये बच्चा जो हो जाएगा, जो एंगल बनाता वो कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो एंगल नहीं बनाता वो साइन कंपोनेंट, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट जो है ये इसको मोशन देगा, और ये जो है ये बोलेगा भाई साहब आप खुद सोचो ना, मैं इस फोर्स को अगर गायब कर दूं, मैं इस फोर्स को गायब करूं, और अगर मैं ये फोर्स को लाऊं इस पे लगा दूं, ऐसे मैं इस पे ऐसे लगा दूं, तो आप खुद देखोगे ये फोर्स इसको बोलेगा हाँ मैं तुझे मोशन दूंगा, और ये फोर्स कैसा इधर नीचे की तरफ निकल जाएगा। मतलब ब्लॉक को इधर मूव करना है और मैं अगर ऐसे धक्का दूं तो क्या वो उस तरफ जाएगा? नहीं जाएगा।
तो इट्स अ वेस्ट. दैट्स व्हाई आई से ओनली अ पार्ट ऑफ द फोर्स एक्चुअली विल डू द वर्क एंड द रिमाइंडर वुड गेट वेस्टेड. इसीलिए रेजोल्यूशन का कंसेप्ट सिखाया जाता है. ठीक है, तो रेजोल्यूशन क्या बोलता है? रेजोल्यूशन में ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स का रेजोल्यूशन हो गया. हम धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे आपको रेजोल्यूशन और सिखाऊंगा. ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फोर्स का रेजोल्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. 11th में आपने इसको किया जरूर है. ओके, जो बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से किया रहता है उनका JEE निकल जाता है और वो IIT NIT चले जाते हैं. जो बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से नहीं किया है वो आ जाते हैं SPPU या फिर PCCOE या ऐसे कॉलेज. बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच है. इसको आप जितना बेटर तरीके से समझोगे, जितना वेक्टर को एकदम जबान पे रखोगे, उतना आपका JEE निकलना आसान होता है. क्योंकि मेजॉरिटी चैप्टर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे पार्ट हो, या फिर मैकेनिक्स पूरा 11th का हो, इन सब में वेक्टर आता ही है. नोटिस किया है वो आपने? और वेक्टर इज लाइक अ हेल्पिंग टूल. तो वो तो बीत गई, सो बात गई. अब हम आ गए इंजीनियरिंग में. इट्स अ फ्रेश स्टार्ट. वर्क हार्ड, अंडरस्टैंड दिस टू योर बेस्ट पोटेंशियल एंड इंक्रीज योर लॉजिकल एबिलिटी. ओके, तो ये हो गया फोर्स रेजोल्यूशन के बारे में. फोर्स रेजोल्यूशन में अगर आपको क्विकली रिवाइज करा दूं तो मैंने क्या सिखाया था. देखो, अगर आप फोर्सेस देखते हो, फोर्स अगर कैसा भी हो, देखो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स भी बना देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बना देता हूं. तो फोर्स को रिजॉल्व करना है हमें, तो पहले सिलेबस की शुरुआत में मैं आपसे कहूंगा आप सिर्फ टेढ़े फोर्स को रिजॉल्व करना, सिर्फ इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व मत करना. ओके, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व मत करना. ओके, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन और स्ट्रिक्ट हिदायत है आपके लिए. तो इनको रिजॉल्व नहीं करना जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होंगे. दे कैन बी लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, दे कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड. बट इफ दी फोर्सेस आर इंक्लाइन, फोर्स का इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल. टेल पे जाओ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मारो. टेल पे जाओ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मारो. टेल पे जाओ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन मारो. और फिर देखो कि फोर्स किसके साथ में एंगल बना रहा है. अगर ये फोर्स वर्टिकल के साथ में एंगल बना रहा है तो फोर्स का ये होगा कॉस कंपोनेंट. तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट F sin थीटा. जो एंगल बना था वो कॉस, ये हो गया F अगर, और ये बनाता अगर थीटा तो ये बनाता एंगल, तो वो होगा कॉस. ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा. यहां पे अगर ये फोर्स है, थोड़ा सा पे कुछ बातें बता देता हूं. कई बार एंगल देने की जगह पे एक ऐसा शेप दे देंगे आपको. ये लेट से यहाँ पे 2 बोल दिया, ये यहाँ पे 3 बोल दिया. 2 and 3 क्या दिया है, किसी को पता है ऐसा क्या देते हैं? What have they given us? इसको क्या बोलते हैं? क्या डियर? रेशियो. रेशियो मतलब कुछ और बोलते हैं इसको. इसको बोलते हैं स्लोप. क्या बोलते हैं? स्लोप. स्लोप सुना है ना पहले? स्लोप सुना है ये शब्द, है ना? स्लोप तो सुना रहेगा यार. आप लोगों ने स्लोप नहीं सुना रहेगा ऐसा होता नहीं है. क्लैरिटी है नहीं है वो मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो. तुमको 5वीं से 12वीं तुमने क्या सीखा है मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, मैं तुम लोगों का हर कंसेप्ट बताऊंगा. जो मेरे शब्द से निकलेगा, मेरे मुंह से शब्द निकलेगा, उसका हर किसी का मतलब बताऊंगा मैं. यहाँ पे स्लोप है. ये स्लोप जैसे कि आप बोलते हैं ढलान. अब जैसे अगर एक लाइन है, ये लाइन का अगर आप ये ऐसा लाइन मार दो, एक ऐसा ट्राइंगल बना दो, तो इसको स्लोप बोलते हैं. इसको, इस पार्ट को बोलते हैं dy, इस पार्ट को बोलते हैं dx. dy एंड dx. और ये लाइन यहाँ पे जो एंगल बना था इसको बोलते हैं थीटा. क्या आप लोगों में ये पहले देखा है कहीं पे ऐसा कुछ देखा हुआ है? आर यू फैमिलियर विद दिस? क्योंकि फैमिलियर है तो अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल मी. अगर नहीं फैमिलियर हो तो कोई बात नहीं कुछ बोलोगे मतलब यू आर नॉट फैमिलियर. आई विल अज्यूम दैट. ओके, डी का मतलब होता है डिफरेंस. ओके,
डी स्टैंड फॉर डिफरेंस, तो dy dx का मतलब हो जाता है डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथ्स से आपके लिए कवर करूं तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड देन आई विल मेक वन लाइन। ये एक लाइन मारा मैंने यहाँ पे, अगर इस पॉइंट इधर मैंने एक पॉइंट बोल दिया और इधर मैंने एक पॉइंट बोल दिया, ये अगर पॉइंट 1 है और ये अगर पॉइंट 2 है बच्चों, ये अगर पॉइंट 1 है और ये अगर पॉइंट 2 है, तो ये एक लाइन है। इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप को दो तरीके से मार्क करना आपने बचपन में सुना होगा, सीखा है मैं नहीं बोलूंगा, सुना होगा। इसको बोलते हैं एंगल, एंगल की स्लोप को बोला जाता है, या फिर लिटरली स्लोप दिया जाता है। अब बोलोगे स्लोप सर एक बार क्लियर कर दो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ऐसे मारूं और एक लाइन अगर ऐसे मारूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y1, ये डिस्टेंस हो जाएगा y1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा y2, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 को बोला जाता है dy, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। y2 माइनस y1 को बोला जाता है dy, और ये पॉइंट की दूरी को अगर मैं देखूं, इसको बोल दूंगा x1, ओके, इसको बोल देंगे x1, ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा x2, x1 एंड x2, और इन दोनों के बीच के ये गैप को बोला जाएगा dx। डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज dx एंड dy। तो यहां पर उसको डायरेक्टली ऐसे दिखा दिया जाता है, मतलब यहां पर अगर आप ऐसे बोलोगे ये कितना रहेगा, ये dx रहेगा, ये कितना रहेगा, ये dy रहेगा। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ये लाइन का ये एंगल थीटा, तो कहना से ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, है ना। इसको जूम करके देख सकते हो आपको चाहिए तो। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो मैं कह सकता हूं अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, tan थीटा बोला तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं बोलूंगा tan थीटा is opposite upon adjacent, that is dy by dx, and इसे कहते हैं स्लोप, ओके, इसे कहते हैं स्लोप। अगर आपने पहले सुना रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं सुना रहेगा तो मैंने आपके लिए बेसिक से बता दिया है, स्लोप दिया जाता है, ओके, स्लोप दिया है। तो यहां पर भी ये स्लोप दिया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, इतना सब कुछ करते नहीं बैठना है, याद ये रखना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऑलवेज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल याद रखना, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल विल बी ऑलवेज विथ हॉरिजॉन्टल, ओके। मैं तुमको एक बात बता दूं, पूरे सिलेबस में, ओके, पूरे सिलेबस में मैं जब तुमको पढ़ाऊंगा तो मैं जब एंगल निकालूंगा, मैं निकालूंगा मतलब तुम भी निकालोगे, पहला चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक पूरे सिलेबस में जब भी मैं एंगल निकालूंगा, मैं एंगल हमेशा निकालूंगा विथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से नहीं निकालूंगा बस। क्यों ऐसा? देखो, दोनों भी निकालने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें हमारी आदत ऐसी रखनी है कि हमसे गलतियां ना हो, ओके। इसलिए जब एंगल निकालने की बारी आएगी तो एंगल शुड बी ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। मेरे हिसाब से चलना, जो बोलता हूं करना, कभी गलती नहीं होगी। तो मैं एंगल जब भी निकालूंगा तो हमेशा वो एंगल निकालूंगा विथ हॉरिजॉन्टल, मैं निकालूंगा एंगल ऑलवेज विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल मैं निकालूंगा बिकॉज एंगल इज विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। सो दिस फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। So if this force is making angle theta with horizontal, what should be remembered? You should always remember tan theta will be is equal to vertical upon horizontal, vertical upon horizontal. अगर फर्स्ट टाइम है तो पहली बार एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ते जाओगे आदत बना लूंगा मैं। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल से ही एंगल निकालूंगा और एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ये रहेगा वर्टिकल और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, और एंगल जो होगा वो हमेशा विथ हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ओके। सो मतलब जब मैं एंगल मेरे हिसाब से निकाल रहा हूं, ये एंगल अगर थीटा होगा तो tan थीटा
ओके tan थीटा, थीटा हम लोग निकाल सकते हैं बहुत इजीली बाय टेकिंग इट tan इनवर्स। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैल्सी सबने खरीद लिया? कैल्सी लिया कि सभी ने कैल्सी लेकर बैठे हैं? मैं भी कैल्सी ढूंढ रहा हूं, मेरा गया मिल गया। ओके कैल्सी, ओके कैल्सी यूज करना है। देखो मेरे को भी क्या करना है, मेरे को एंगल निकालना है थीटा, तो मैं कैसे टाइप करूंगा, बहुत अच्छे से हमेशा आदत बनाए रखो। इधर देखो एक फ्रैक्शन का बटन है, ये फ्रैक्शन दबाया मैंने, फ्रैक्शन दबाने के बाद में मैंने उसको लिख दिया 2/3। अब ये 2/3 जब आ गया मेरे पास में, तो ये अब आंसर को मैं स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, मैं आंसर को स्टोर कर सकता हूं और फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को tan इनवर्स चाहिए। तुम अगर tan देखोगे तो tan के ऊपर इधर देखो, ये देखो tan इनवर्स लिखा रहता है, छोटा सा tan इनवर्स लिखा रहता है। वो जो tan इनवर्स है उसको लाने के लिए शिफ्ट का बटन दबाया जाता है। ये तो यहाँ पे शिफ्ट का बटन है, ये शिफ्ट दबाने का और फिर वो tan इनवर्स दबाने का। आपको चाहिए तो आप फ्रैक्शन वापस दबा सकते हो या फिर आंसर को भी क्लिक करोगे तो आंसर आ जाएगा वहां पे। और मैंने 2/3 डाल दिया यहाँ पे, ओके 2/3 डाल दिया और ये आ गया एंगल 33.69, एंगल आ गया 33.69। सो इधर जो थीटा आएगा, ओके ये थीटा आ गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 2/3 which is equal to 33.69 डिग्री। जो मैं बताऊं नहीं समझे तो मेरे को अनम्यूट करके बोलना है, सर प्लीज रिपीट। आई कैन रिपीट इनफिनिट टाइम्स जब तक तेरे को समझेगा नहीं, इसलिए अनम्यूट करने का और पूछने का। कैल्सी का शॉर्टकट हो, कैल्सी का यूसेज हो, क्वेश्चन का तरीका हो, सारी बातें ठीक है। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 33.69, मतलब ये एंगल आ गया। ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल है, तो जो एंगल बनाता वो cos, तो क्या हो जाएगा, ये cos कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये हो जाएगा f cos 33.69, ये हो जाएगा f sin 33.69। एंड इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स आपको रिवाइज हुआ? कोई बातें ऐसी है जो मुझे वापस बोलनी चाहिए? कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं समझा? प्लीज आस्क। ओके श्रावणी, महेश, दिव्या, ये दिव्या सर एक बार वो कैल्सी का आपने कैसे किया तो फिर से बता दो एक बार। ओके आई डू दैट। वैल्यूज कैसे एंटर करते थे? ओके ओम, नेहा, तन्वी। कल कौन था इसमें से? तन्वी कल आप थे क्या, या नेहा थे? कल कौन था, या दिव्या थे? मेरे को पता नहीं। आप में से कल कौन था? जी मैं थी। ओके ओके देखो ये फर्क पड़ता है। सेकंड लेक्चर तक कंफर्टेबल हो ही जाते हैं, अनम्यूट कर लेते हैं। बी कंफर्टेबल, ओके एकदम कंफर्टेबल रहने का और चीजें पूछना है, ठीक है। सी मैं सबसे पहले तो कैल्सी में ये जो बटन है ना, फ्रैक्शन वाला बटन, ये मेरा फेवरेट बटन होता है, मैं तो इसको हमेशा यूज करता हूँ। इसको यूज करना है और अगर वो दबाने पे फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, ओके वो दबाने पे अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आपको मोड में जाना है। ओके देखो यहाँ पे मोड का बटन है, मोड में जाना है और उसमें जो कॉम्प है ना, कॉम्प पहला, उसको हमेशा सिलेक्ट करना है। कॉम्प मतलब कंप्यूटर रहता है, ओके कंप्यूटेशन का रहता है वो। फ्रैक्शन दबाया मैंने, फ्रैक्शन दबाने के बाद में आप उसमें ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फिर एरो की यूज कर सकते हो और नीचे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके दैट्स हाउ यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर। वंस यू डन विद दैट, अभी मैं वो तो समझ के डालना है, लेकिन मेरे को एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ओके शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ पे tan के ऊपर tan इनवर्स है। देखो जितने भी हाइपरबोलिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, उनके सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। तो मैं यहाँ पे tan दबाऊंगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स का सिंबल दिख रहा है तो कंफर्म करने का, और फिर उसके बाद में फ्रैक्शन का बटन दबाना है। फ्रैक्शन का बटन दबा के 2/3 एंड दैट्स हाउ आई विल राइट द इक्वेशन। बेस्ट थिंग अबाउट द कैलकुलेटर, इक्वल टू दबाया मैंने और ये आंसर आ गया। अगर डेसिमल में नहीं आता, फ्रैक्शन में आता, तो आपको क्या करना है, आपको ना s = d दबाना रहता है। ये दबाओगे तो हमेशा डेसिमल का और ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है। ओके धीरे धीरे सब सिखाता रहूंगा, कैलकुलेटर लेकर ही बैठना है, नोट्स पूरा लिखना है, जो भी मैं बताऊं लिखते चले जाना है, स्क्रिबल करते जाना है, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना है। कैलकुलेटर बिना यूज करे नहीं निकलेगा मैकेनिक्स, गारंटी देता हूं मैं। एक बार इनसे आप निकाल लोगे, क्योंकि वो टीचर लोग कुछ भी फालतू बना करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर से दोस्ती करनी है। कैलकुलेटर में उतना ही फास्ट टाइप करना है जैसे चैटिंग करते थे आप, है ना। यू शुड यूज योर कैलकुलेटर दिस इन दिस मैनर, इस तरह से यूज योर थंब एंड टाइप खटाखट 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 खटाखट। ऐसा कैलकुलेटर प्रो होना है अपने को कि कैलकुलेटर के बटन गायब हो जाने चाहिए,
टकले हो जाना चाहिए कैल्सी, ठीक है, इतना अच्छे से कैल्सी यूज करना है, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है, समझ गया रहेगा तो वेल एंड गुड। ये एक एग्जाम्पल अपने लिए बना सकते हो आप कल के आगे, ये एक एग्जाम्पल बना सकते हो, और ये फंडा किसी को लिखना रहेगा तो लिख सकते हो। मैं 1 मिनट रुकूंगा, हो जाएगा 1 मिनट में, और नहीं होता तो बता, और कोई डाउट रहेगा तो पूछो। नए लोग कोई दिक्कत हो तो बोलना मुझे, ठीक है। ओम, नेहा, तन्वी, बी कंफर्टेबल एंड बी क्यूरियस। चले आगे बढ़े, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, मोमेंटम गेन करके दूंगा मैं, कंटेंट धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अगर किसी का जल्दी एग्जाम आएगा तो मैं अपने कंटेंट जो रिकॉर्डेड है वो भी दे दूंगा एक्सेस, बहुत सारे एक्सेस आपको मिल जाएंगे इजीली, नोट्स भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। उतना ही पढ़ना, हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ना जो मैं दूंगा, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे वही देख लेना, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं उसे लिखना जरूर और कैल्सी में टाइप करना जरूर। यू मस्ट हैव बोथ, हैंड रिटन नोट्स आपके और मेरे अपने पास रखे रहना, ओके। चलो ये हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। कलर चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड थोड़ा सा, लेट्स गो डार्क, ओके, ठीक है। देखो हमने फोर्स रिजॉल्व करना सीखा, अब यहां पे हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक को कहते हैं रिजल्टेंट, ओके। The name of the topic is resultant. This is resultant. कलर थोड़ा सा और डार्क करना चाहिए मुझे, थीम लिटिल मोर डार्क, ओके, ठीक है। हम लोग सीखेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्लास में बैठा हुआ कोई बच्चा जानता है? अपने लैंग्वेज में मुझे बताना, मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट इज रिजल्टेंट? एनीबॉडी इन द क्लासरूम? कोई बात, श्रावणी कोई अंदाजा आपको? अपने मन में बोलना कुछ, अगर तेरे को पता है तो, कुछ भी पता रहेगा तो। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? नहीं पता? हाँ, वेरी गुड, ओके। अगर मैं इसको एक शब्द में बोलूं तो इसको बोलते हैं नेट फोर्स, बराबर, इसको नेट फोर्स बोलते हैं। अब नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? कोई जो बॉडी होती है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शेप रह सकता है आलू जैसा, या फिर कोई ऐसा लंबा रॉड जैसा हो सकता है, या फिर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। इन सभी बॉडीज पे जो फोर्स लगते हैं, लेट अस से इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा है F1, इस पे ये दूसरा फोर्स लग रहा है F2, और ये फोर्स लग रहा है F3। तो अगर F1, F2, F3 ऐसे 3 फोर्स लग रहे हैं, तो ये फोर्स सब लोग मिलके इसके ऊपर कुछ तो असर देंगे, मतलब मूव करना चाहेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात, असर देंगे का मतलब कई बार असर अलग अलग होते हैं मैकेनिक्स के अंदर, ओके। मैकेनिक्स पूरा सब्जेक्ट जो है, इस पूरे सब्जेक्ट में every object that we are going to study is rigid. रिजिड का मतलब होता है उसका शेप चेंज नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर हम लोग स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे, जब भी काइनेटिक्स पढ़ेंगे लास्ट का चैप्टर, सबसे टफ माना जाता है, ठीक है। उसमें स्प्रिंग आएगा, उसका खाली डिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज किसी भी टॉपिक में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी एप्लीकेशन में डायमेंशन चेंज नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, रिजिड रहने वाला है। तो ये जो फोर्सेस रहेंगे इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, इनको आजादी है, इनको सिर्फ एक ही आजादी है, इसको मूव करके दिखाओ, ठीक है। इनको मूव करने की खाली इसको आजादी है। ऐसे ही अगर इस पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, F1 देन
इधर एक लग रहा है F2, यहाँ पे इस पे एक लग रहा है F3, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं। ऐसे ही इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है F1 देन F2 एंड F3। तो बच्चों इन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, ये सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं। मतलब ये भी खींच रहा है इसको, ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का, सब लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं। अगर आपको दो लोग मिलकर खींचे, एक इधर से कोई खींचे और आप एक इधर से खींचे और आपकी बॉडी रिजिड है, मतलब टूटेगी नहीं, तो आप किस तरफ जाओगे? आप दोनों के तरफ नहीं जा सकते, आप उसके तरफ जाओगे जिसकी ताकत ज्यादा है। ताकत ज्यादा, अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे ताकत ज्यादा बोल दिया, इधर तो आपने ज्यादा की बात नहीं की। हाँ, ताकत ज्यादा आप लोग बचपन में इसलिए बोलते थे क्योंकि दो ही फोर्स लगता था। यहां पे दो फोर्स, यहां पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं। जब फोर्स मल्टीपल हैं तो यहां पे ज्यादा नहीं बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है नेट। नेट फोर्स मतलब इन तीनों का एक मिला जुला असर रहेगा। इन तीनों का जो मिला जुला असर रहेगा वो कैसा भी हो सकता है। मान लो जो मिला जुला असर रहेगा वो मिला जुला असर ऐसा हो जाएगा इस केस में। मान लो इस केस में जो मिला जुला असर हो जाएगा वो शायद हो जाएगा ऐसा, ये। मान लो इस केस में जो मिला जुला असर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसा। तो मैंने जो आर लिखा है, ये तीनों भी केस में, ये तीनों भी डायग्राम में जो आर है वो आर नेट फोर्स होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट इज दैट इमेजिनरी फोर्स। रिजल्टेंट इज दैट वन इमेजिनरी फोर्स which would produce similar effect, as all these combined forces on the body. क्या बोला मैंने यहां पे? It is an imaginary force which would produce, okay, which would produce similar effect as combined forces, okay। सब लोग मिलके जो करेंगे वो अकेला करेगा, एकदम सिंपल भाषा में। जो सब लोग मिलके करेंगे या अकेला करेगा, जो सब लोग मिलके करेंगे या अकेला करेगा, जो सब लोग मिलके करेंगे या अकेला करेगा, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। ये जो भी मैं आज कंटेंट लिखने वाला हूं, मेरा लेक्चर शॉर्ट रहेगा, लेकिन लेक्चर के एंड में मैं आपको हमेशा ना एक क्यूआर कोड दूंगा, ओके, एक क्यूआर कोड दूंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया, आपने सब कुछ नहीं लिखा, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि शायद आपको लगेगा सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, या मैं चाहूंगा चलो अभी मत लिखो, लेक्चर के बाद लिख लो, तो आपको एक क्यूआर कोड दूंगा। ये आपको स्कैन करना है। कैसे करोगे? इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक लिंक आपके लेक्चर ग्रुप में भेज दूंगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो जितने भी स्लाइड्स मैंने आज लिखे हैं वो सारे स्लाइड्स आप देख पाओगे। लेकिन बच्चों पुरानी गलतियों से सीखना, स्लाइड्स को बाद में जॉट डाउन करूंगा, बाद में देखूंगा पे मत छोड़ना, गलत चक्कर में फंस जाओगे, बाद में वो स्लाइड्स यहां वहां हो जाएंगे, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। जिस दिन जो हो गया वो उस दिन ही नोट्स में जरूर बना देना, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड। तो रिजल्टेंट आपको अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूं। अब आपके सिलेबस में रिजल्टेंट कैसे है वो बताता हूं, ठीक है। आपके सिलेबस में रिजल्टेंट कैसे है वो बताता हूं। रिजल्टेंट जो आपको निकालना है आपके सिलेबस में, वो हो जाएगा अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। मतलब क्या? अगर मैं आपको बोलूं तो या तो दो फोर्स लगेंगे या दो से ज्यादा फोर्स लगेंगे, सिंपल भाषा। या तो दो फोर्स लगेंगे या तो दो से ज्यादा फोर्स लगेंगे। जब दो फोर्स लगेंगे क्वेश्चन में, ओके, जब दो फोर्स लगेंगे फॉर टू फोर्सेस, ओके, उन फोर्सेस को नाम दिया जाता है P एंड Q। जब दो फोर्सेस लगेंगे, फोर्स P एंड Q, तो इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है R, और वो रिजल्टेंट बनाएगा एंगल थीटा, और इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, लेट से अल्फा। तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा दो फोर्सेस का, ओके। तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने का जो एकमात्र तरीका है, उस तरीके को एक लॉ से बोला जाता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखो
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दो फोर्स के रिजल्टेंट के लिए होता है। अभी ये कहता क्या है? ये कहता है अगर दो फोर्सेस हैं, ये कहता है अगर दो फोर्सेस हैं, लेट अस से एक फोर्स है फोर्स P और एक फोर्स है फोर्स Q, ओके, एक है फोर्स P और एक है फोर्स Q, और इनके बीच में अगर बनता एंगल थीटा, सॉरी इनके बीच में अगर एंगल बनता अल्फा, तो इनका रिजल्टेंट निकाल के दो। वो रिजल्टेंट R होगा और वो रिजल्टेंट R बनाएगा कोई तो एंगल थीटा। सिंपल लैंग्वेज, फोर्स P एंड फोर्स Q मेकिंग एंगल अल्फा will have resultant R making angle theta with one of the force। अब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? बचपन में आपने सुना जरूर है, बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है। तो मैं इसको आपको ऐसे बताता हूं एकदम सिंपल तरीके से कि रिजल्टेंट होता क्या है मल्टीपल फोर्सेस का। पहले एकदम बेसिक बताता हूं। एकदम बेसिक अगर बताऊं तो उसको कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट। पॉलीगॉन मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट। किसी को पता है पॉलीगॉन मेथड क्या होता है जो क्लास में बैठा है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? पॉलीगॉन मेथड, व्हाट इज पॉलीगॉन मेथड? एनीबॉडी इन द क्लासरूम, डू यू हैव एनी आइडिया? शायद ऐसा रहता है कि आप दो फोर्सेस लेते हो एंड उनके बीच में एक डॉटेड लाइन बनाते हो। वो डॉटेड लाइन जो होती है वो रिजल्टेंट देती है। ये होता है शायद इसका। मे बी ठीक है दिव्या, कोई बात नहीं, वेरी गुड, गुड ट्राई। ये तो रिजल्टेंट होता है बट उसको पॉलीगॉन मेथड नहीं कहते हैं। मैं आपको पॉलीगॉन मेथड समझाता हूँ क्या होता है। दुनिया में अगर दो फोर्सेस हैं, उनका अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो वो फोर्सेस मान लो एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है मान लो F2, F1 एंड F2, ओके। अब ये F1 एंड F2 टेढ़ा मेढ़ा है, तो सबसे पहले तो आपकी काम हो जाएगी क्या, एक को तो सीधा करो। तो मैं मान लो मैंने एक को सीधा कर दिया, मैंने एक को सीधा कर दिया, ठीक है, मैंने एक को सीधा कर दिया, तो ये एक सीधा हो गया, तो उसके हिसाब से दूसरा उसने अपना ओरिएंटेशन बना दिया। तो पॉलीगॉन मेथड ये होता है कि बाय पॉलीगॉन मेथड टेक वन ऑफ द फोर्स, ओके, आई विल टेक दिस फोर्स, आई विल ड्रॉ इट्स क्लोन, I will take that force and draw it. How would I draw it? मैं एक पॉइंट लूंगा और उस पॉइंट से उस फोर्स को ड्रॉ कर दूंगा। फोर्स का इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं टेल, ठीक है, हेड और टेल इसका। दूसरा जो फोर्स होगा वो दूसरे फोर्स को, उसको भी क्लोन करूंगा और उसको कैसा चिपकाऊंगा, उसको ऐसा चिपकाऊंगा कि दूसरे वाले का जो टेल होगा वो पहले वाले के हेड में लग जाएगा। दूसरे वाले का जो टेल है वो पहले वाले के हेड में लग जाएगा। जब वो ऐसा लग जाएगा, ओके, ये आपका हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका लेटर से F1। अब देखो ये एक लाइन में है, दे आर इन अ सेम सिंक और सेम डायरेक्शन और सेम फ्लो, रादर आई वुड से, वो एक ही फ्लो में है। अभी देखो एक के पीछे एक। तो जब भी किसी क्वेश्चन में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उनको एक के पीछे एक चिपकाया जाता है, और जब उनको चिपकाया जाता है तो फर्स्ट वाले का स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट वाले का एंड पॉइंट, जब आप इनको डायरेक्ट ज्वाइन करते हो ऐसे स्टार्टिंग से एंड में, तो जो बनता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। जो बनता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। पॉलीगॉन मेथड। एक बार क्विकली दूसरा एग्जांपल भी देता हूं मैं, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। पॉलीगॉन मेथड में थोड़े से फोर्सेस को बढ़ा देता हूं मैं, फोर्सेस को बढ़ा देता हूं तो कैसे, मान लो यहां पे एक और फोर्स होता है F3, मान लो एक और फोर्स होता है यहां पे F3, ओके। थोड़ा टेढ़ा ले लेता हूं, ऐसे नहीं लेता हूं, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका F3। 3 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है बाय पॉलीगॉन मेथड, तो मेथड क्या है, सुनना ध्यान से, ठीक है, मेथड ध्यान से सुनना, इसको याद नहीं रखना, खाली सुनना है और भूल जाना है। पहला F1 मैंने बनाया लेटर से, आप इसमें से किसी को भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फोर्स पहले ले लिया, लेटर से आपने F1 ले लिया, आपने F1 को ड्रॉ कर दिया, जैसा भी था वैसा कॉपी पेस्ट। फिर आप इसमें से कोई भी ले लो, F2 पहले ले लो, F3 पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। F2 को लेने का, कॉपी करने का और उस पर पेस्ट करने का। कैसे, F2 का टेल, F2 का हेड, ऐसा पेस्ट करना है कि टेल पहले वाले के हेड पे जाना चाहिए। तो ये F2 हो गया, कॉपी पेस्ट। अब F3 की बारी।
अब F3 को उठाना है और F3 को उठा के कॉपी पेस्ट करना है। कैसे कि F3 का टेल F2 के हेड पे जाके चिपक जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका F3। इस तरह से देखो एक ही फ्लो में है तीनों फोर्स, एक ही फ्लो में है तीनों फोर्स। जब आप एक ही फ्लो में तीनों फोर्स को या कितने भी n नंबर ऑफ फोर्सेस को रहने दो, जब आप ऐसे चिपका देते हो तो वंस यू डू दैट, द फर्स्ट और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट फोर्स and the end point of the last force, or you can say the tail of the first force and the head of the last force, when joined by a line, then that line represents the resultant. इसको कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। तो ये होता है ग्राफिकल तरीका। अनफॉर्चुनेटली मैकेनिक्स को डाइल्यूट कर दिया है, तो अब ये मेथड अभी पूछते नहीं है, नहीं तो अब बच्चों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। फिर बोलेंगे आप सिखा क्यों रहे? इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है कि इसको पॉलीगॉन मेथड क्यों बोलते हैं। पॉलीगॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इनके फोर्सेस को यूज करके एक पॉलीगॉन बनाया जाता है, मल्टीपल साइड्स वाला एक ज्योमेट्री बनाया जाता है। तो ये हो गया पॉलीगॉन मेथड। अब बोलेंगे सर इसका हमारे पैरेललोग्राम मेथड से क्या वास्ता? पैरेललोग्राम इज आल्सो अ पॉलीगॉन, करेक्ट। मैं इसको ना अंडू करता हूं और ये ना आपको पता हो, ओके, इसलिए एक कोने में रख दूंगा, इसको एक कोने में रख दूंगा, ठीक है, ताकि बाद में इसको देख लेना, अगर स्लाइड एक्सेस करोगे तो। अब आते हैं हमारे सिलेबस के टॉपिक पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। तो भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम करना क्या रहता है? पॉलीगॉन मेथड लगाना रहता है। बट व्हाट वाज द स्टेटमेंट? द स्टेटमेंट वाज व्हेन देयर आर टू फोर्सेस P and Q, when there are two forces P and Q making angle alpha, R will be the resultant making angle theta. Okay? एक चीज जस्ट टू रिमेंबर, द एंगल आई एम मार्किंग इज विथ रिस्पेक्ट टू P, P के साथ में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी इसमें पॉलीगॉन मेथड अगर मैं लगाना चाहूं तो बाय पॉलीगॉन मेथड आई मस्ट ड्रॉ पहले एक पहला फोर्स, ले मैंने पहला फोर्स एक बना दिया, ये हो गया मेरा P। फिर मैं उठाऊंगा दूसरा फोर्स और पहले वाले के हेड पे जाके चिपका दूंगा, ये हो गया मेरा दूसरा फोर्स। टॉपिक चल रहा है रिजल्टेंट निकालना है टू फोर्सेस का। तो ये दो फोर्सेस के टेल और हेड को जब मैं ज्वाइन करूंगा, ओके, तो यहां पे एक लाइन मारा मैंने, ओके, ये एक लाइन मारा मैंने, तो थोड़ा मोटू कर देते हैं, ओके, ये मैंने एक लाइन मारा, ये जो लाइन है ये लाइन इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो अभी यहां पे आप लोगों को क्या समझना है? दो फोर्स का ये रिजल्टेंट है, यही तो मुझे निकालना है। अब ये जो निकालना है इसमें पहले एंगल मार्क कर देता हूं। देखो इसमें एंगल कैसे मार्क करूंगा? मैंने यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसको डॉटेड लेता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इसके एंड को ऐसे एक्सटेंड किया, ओके, इसके एंड को ऐसे एक्सटेंड किया, मैं इसको, ओके, वापिस देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, पहला फोर्स दूसरा फोर्स, स्टार्टिंग से एंड को ज्वाइन कर रिजल्टेंट। जब मैं पहले फोर्स को पैरेलल, अगर मैं यहां पे पहले एक लाइन मार दूं, पहले अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन मार दूं ऐसे, और दूसरे फोर्स को पैरेलल एक लाइन ऐसे मार दूं यहां पे, ओके, पैरेलल लाइन मारा मैंने, तो शेप कैसा दिखाई दे रहा है? जो शेप आपको दिखाई देगा, दैट शेप विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। दिस शेप विल लुक लाइक अ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम का शेप बन चुका है। अब ये जो शेप पैरेललोग्राम का है, इसमें R रिजल्टेंट है, P मेरा पहला फोर्स है और Q मेरा दूसरा फोर्स है, और मुझे R की वैल्यू निकालनी है, ओके, R की वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं वापस आपको याद दिला दूं, इस चैप्टर में आप वेक्टर से डील कर रहे हैं और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये जो आएगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये, सॉरी, ये जो आएगा ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा ना बच्चों। यहां पे मैं इसको अगर ऐसे खींचू तो देखो यहां पे ध्यान से, P और Q बनाते अल्फा, तो ये P और ये Q बनाएगा यहां पे एंगल अल्फा, और R जो मुझे चाहिए वो बनाएगा एंगल थीटा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में इस केस में गिवन है कि भैया P और Q बनाते एंगल अल्फा। फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है R एंड उसका एंगल थीटा। ओके, डेरिवेशन को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, इसका थ्योरी क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। सो यहाँ पे P और Q निकालना है, P और Q निकालना है, बनाते एंगल अल्फा,
और आपको निकालना है आर और थीटा। पी और क्यू दिया है, दैट इज मेकिंग एंगल अल्फा, आर और थीटा निकालना है आपको। अब यहाँ पे मैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने पॉलीगॉन मेथड से इसको चिपका दिया, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, रिजल्टेंट मिल गया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मारूंगा, वर्टिकल लाइन मारूंगा और इसको नाम दे दूंगा। इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी, इसको बोलूंगा डी। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं अगर बोलूं इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ। इस ट्राइंगल ए सी डी में ये हाइपोटेन्यूज है ना। ये जो पूरा ट्राइंगल आप देखोगे, ये जो पूरा ट्राइंगल देखोगे, इस ट्राइंगल में आर हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और रादर आई कैन से एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, करेक्ट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर। ओके, अब मैं इनमें चीजों का सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो आपका ध्यान चाहिए रहेगा मुझे। AD क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू R, ओके, AD विल बी इक्वल टू R। AB क्या हो जाएगा, AB विल बी इक्वल टू P। BD क्या हो जाएगा, BD विल बी इक्वल टू Q, बराबर ना, BD Q रहेगा, AB P रहेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो कैन आई फाइंड दिस डिस्टेंस, और कैन आई फाइंड दिस डिस्टेंस, मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्री रिक्विजिट तैयार कर रहा हूं। कैसे, BC मुझे चाहिए, ये Q है, तो ये ट्राइंगल में अगर मैं लगाता हूं cos अल्फा, ओके, तो cos अल्फा विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, म्हणजे क्या, BC अपॉन BD, बट BD is Q, but BD is Q, but BD is Q, तो from here I can say BC is equal to Q cos alpha, BC is equal to Q cos alpha। सेम तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन अल्फा लगाता हूं, sin alpha will be opposite upon hypotenuse, so this will be CD upon BD, and from, but I know BD is Q, तो ये जाएगा CD upon Q, तो from here CD will be equal to Q sin alpha। मैंने क्या क्या निकाल लिया, देखो मेरे काम की ये सारे जो डेटा है मैंने ये निकाल लिया पहले। अब बोलोगे सर क्या काम का हमको, इसको अभी समझेगा। देखो मेरे लिए काम का कैसे है, क्योंकि ये मुझे डेरिवेशन में मदद करने वाला है। कैसे, देखो जब वापिस, ठीक है, इजी है बहुत। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD कैन बी रिटन एज R स्क्वायर, AD कैन बी रिटन एज R स्क्वायर। AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, बराबर। AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, AB कैन बी रिटन एज P, एंड BC कैन बी रिटन एज Q cos अल्फा। तो जाएगा P प्लस Q cos अल्फा। और अगर आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो मैं एक स्टेप बढ़ा दूंगा, ये हो जाएगा AB प्लस BC द होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, आई हैव इंक्रीज वन स्टेप। AC is equal to AB plus BC, where AB is equal to P, BC is equal to Q cos alpha, bracket square, CD is equal to Q sin alpha, it is equal to Q sin alpha। ओके, ये जाएगा Q sin alpha का स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर लगाता हूं मैं यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा, बराबर। तो मैं इसको एक्सपांड अगर करता हूं तो लेट मी अप्लाई फर्दर मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया मैंने इसको, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ओके इजी। सो अभी ध्यान से देखो, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, तो अगर मैं q स्क्वायर कॉमन ले लूं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा प्लस, ओके ये हो जाएगा प्लस 2pq कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। तो आपका आर स्क्वायर चल रहा है ना, आपका आर स्क्वायर चल रहा है, तो आर स्क्वायर यहां तक है, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, और ये होता है पाइथागोरस सॉरी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिससे आप आर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ लगेगा आपको, थोड़ा मैच हो रहा है किसी के साथ में, कोसाइन रूल अगर आप याद करो तो उससे मैच होता हुआ फॉर्मूला ही है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से आप आर निकाल सकते हो, ओके। इससे हम लोग आर निकालेंगे आगे चल के, इससे आर निकालेंगे आगे चल के, इससे रिजल्टेंट निकाला जाएगा। अभी रिजल्टेंट का काम पूरा नहीं हुआ है, ओके। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, तो प्लीज फोकस रखना, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी इस केस में मैंने आर निकाल लिया, मुझे थीटा चाहिए, ठीक है, आर निकाल लिया, मुझे थीटा चाहिए, तो मैं थीटा यहीं पर बाजू में निकालूंगा। थीटा कैसे निकालूंगा मैं, देखो मैं बोलता हूं ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरा पूरा दूसरा पार्ट है, और देन मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में मैं लगाऊंगा टैन थीटा। टैन थीटा, अगर मैं टैन थीटा लगाता हूं तो टैन थीटा म्हणजे क्या, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में अगर मैं टैन थीटा लगाता हूं तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट हो जाएगा CD, अपोजिट हो जाएगा CD, और एडजेसेंट हो जाएगा AC, CD अपॉन AC। अरे CD की वैल्यू है Q साइन अल्फा, AC इज P प्लस Q कॉस अल्फा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ओके। मैंने थीटा भी निकाल लिया और मैंने यहां पे आर भी निकाल लिया, ओके। ये आर भी इंपॉर्टेंट है और वो थीटा भी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने मैंने जो भी दिया है इसको मैं एक बार फटाफट रिपीट करूंगा, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फटाफट रिपीट करूंगा। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, ओके। और ये अभी फिलहाल मेरे काम का नहीं है, ये मैं एक कोने में रखता हूं, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अब जो देखने वाली बातें हैं वो आपके सामने रखता हूं, ओके। ओके, ये आ गया पहला वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी सबसे पहले ही तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बाद में ये फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है।
फिर से डेरिवेशन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन में क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि भाई डेरिवेशन में दो फोर्सेस है, एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, ओके। एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q, एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q, उनके बीच में एंगल बनता अल्फा। उनको मैंने यहां पे कैसे ड्रॉ किया, पहले P बनाया फिर Q बनाया बाय पॉलीगॉन मेथड, उनके एंड टू एंड को ज्वाइन किया तो मिल गया रिजल्टेंट। फिर मैंने दो पैरेलल लाइन मारी और इसको एक पैरेलल लाइन मारी तो एक पॉलीगॉन दिखाई दिया, दैट लुक्स लाइक अ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में जो ट्रायंगल है ACD, इस ट्रायंगल ACD में मैंने लगा दिया पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस आर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC will be AB plus BC, AB plus BC। अरे बट AB is P, BC is जो एंगल बनाता वो cos, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जो एंगल बनाता वो cos, तो ये हो जाएगा Q cos अल्फा, ये हो जाएगा Q sin अल्फा, तो आ गया Q cos अल्फा, ये आ गया Q sin अल्फा। ओके, इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट ओपन किया एंड देन मुझे जो मिला दैट वाज R। R का फॉर्मूला याद रखना है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। इसको यूज करने का भी ट्रिक है, गलतियां होती है इसमें, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एक R हो गया। अब ये R का एंगल निकालना जरूरी था, ये R का एंगल, ये R बनाता एंगल थीटा, तो मैंने यहाँ लगा दिया tan थीटा व्हिच इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, अपोजिट ये है CD, एडजेसेंट क्या है AC, CD is Q sin अल्फा, AC is P plus Q cos अल्फा। ओके, अब आपके सामने ये रहा वो tan थीटा, Q sin अल्फा अपॉन P plus Q cos अल्फा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो फील फ्री टू आस्क, ओके, बिंदास पूछना है। आपको मैं एक 2-3 मिनट दूंगा छापने के लिए, ठीक है, 2-3 मिनट दूंगा छापने के लिए। सबसे पहले क्या करो, टाइटल लिखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और उसका एक स्टेटमेंट मैं बोलता हूं वो लिखो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और उसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, it is used to find resultant of two forces, it is used to find resultant of two forces passing through a point, okay, passing through a point, say P and Q, say P and Q, making angle alpha, making angle alpha full stop. If R is the resultant, if R is the resultant, it makes angle theta with P. If R is resultant, it makes angle theta with P, and all the three forces, okay, and all the three forces pass away from the common point, and all the three forces pass away from the common point। ये मैं आपको एम्फसाइज करके क्लियर करूंगा मैंने क्या बोला है, लास्ट वाला लाइन, बट आप ये लिख लेना, and all the three forces pass away from a common point। Clear? Okay, so draw this diagram and write the first part, draw the diagram and write the first part। once you are done, okay, once you are done, let me know, फिर आप सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट लिखना। 2 मिनट आपको देता हूं, फटाफट बना लो।
हो गया? Yes, ma'am. ओके छह लोग थे, अभी गायब हो गए, बट 5 है अभी। प्रमोट किया है तुमने? ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया, डायग्राम खाली छुप रहा है, बाकी सब सामने है, तो धीरे धीरे छाप लो। नोट्स अच्छा बना बच्चों। यहां तक की लाइफ में आपने क्या किया, 11 12 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहां से लाइफ चेंज होती है, इंजीनियरिंग से लाइफ चेंज होती है। 12 तक मेरा भी टाइम पास ही था, मटर किया था मैंने भी, इसलिए मेरा भी एडमिशन एसपीपीयू में ही हुआ। लेकिन फिर इंजीनियरिंग से मैंने बहुत सीरियस किया, बहुत सीरियस, एंड लाइफ चेंज हो गई, बहुत लाइफ चेंज हो गई। आपको बताऊंगा कैसे चेंज होगी, क्या चेंज होगी फिर कभी। लेकिन हाँ, लाइफ चेंजिंग था जब मैंने सीरियसली इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया एंड एक अच्छा इंजीनियर बना। हो जाएगा तो बोलना, ठीक है? पूरा हो जाए तो बताना। tan थीटा तक 1 2 3 पूरा होना चाहिए, अच्छे से सिस्टमैटिक एकदम। मैकेनिक्स में ज्यादा थ्योरी नहीं है, मतलब ये डेरिवेशन जो है ऐसे एक ही मात्र डेरिवेशन है, इसके अलावा कोई डेरिवेशन नहीं है, सब कंसेप्ट है, और फिर न्यूमेरिकल्स ही है खाली, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स ही है खाली। महेश भाई कल टाइमिंग का क्या हो गया था? कल आपने बोला जल्दी लेने को, फिर आज बोल रहे थे कि 8 बजे लो, क्या दिक्कत हो गई थी? महेश है कि गया? है, महेश तो है। महेश आवाज आ रही है? यस सर। क्या हो गया था टाइमिंग का? कोई क्लास था क्या पहले? हाँ हाँ मैं अच्छा अच्छा। लिखे हुआ? एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक, और डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लूंगा, कल डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा इस पे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कराता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हो जाएगा तो बताओ। श्रावणी लिखे हुआ? ओके, बाकी लोग सब लोग हो गया लिख के?
मैं इसको याद कराता हूँ पहले, ठीक है। देखो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है, डेरिवेशन मैकेनिक्स में ज्यादा होता नहीं है, ये एकमात्र डेरिवेशन है, ऐसा कुछ टफ है नहीं, बहुत फालतू डेरिवेशन है। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ओके। तो अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सुनो अभी इसको याद कैसे रखेंगे। अगर कोई भी दो फोर्स होंगे, फोर्स P एंड फोर्स Q, ठीक है। तो देखो जैसे कि आई थिंक दीका ने जो बोला था हिडन लाइन या डॉटेड लाइन या डैश लाइन से, एक्चुअली उनको क्या याद दिलाया गया है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। ये जो फोर्स है यहां पर इसका जितना मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैं इसको यहां पर रखूं तो भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा ना। तो फिर इतना तामझाम नहीं किया जाता सॉल्व करते वक्त। सॉल्व करते वक्त क्या किया जाता है, सॉल्व करते वक्त बोला जाता है भाई दो फोर्स जैसे उनको वैसे ही छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो उनका, और रिजल्टेंट कभी भी उनके बीच में होगा, ओके। रिजल्टेंट कभी भी उनके बीच में होगा, सो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन देम, एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, ऑलवेज उनके बीच में होगा। एंड वो रिजल्टेंट जो आर होगा, ओके, वो रिजल्टेंट जो आर होगा वो P के साथ में थीटा बनाएगा, और Q और P है जो वो एंगल अल्फा बनाएंगे। क्या बोले मैंने यहाँ पे, अगर P और Q दो फोर्स है उनके बीच में एंगल अल्फा है, तो R रिजल्टेंट है और उसका एंगल थीटा है, किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू P। अब क्वेश्चन आपको P और Q नहीं बोलेगा कि ये P है ये Q है, नहीं, आपको ही P और Q अपने हिसाब से लेना है, आपको ही P और Q अपने हिसाब से लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोलता है इफ देयर आर टू फोर्सेस, ओके, इफ देयर आर टू फोर्सेस, से फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एंड 400 न्यूटन, and they are making angle alpha and they have angle of let us say 60 degree in between them, उनका एंगल है 60 डिग्री उनके बीचों बीच। तो आपसे पूछा जाएगा find the resultant and also its angle with respect to one of the force। तो आपकी ड्यूटी बनती है आप इसमें से किसी को, ओके, आप इसमें से किसी को, ओके, ये प्रॉब्लम है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इसमें से किसी को P लेना है। तो मैं बोलूंगा से P इज इक्वल टू 200 न्यूटन, से Q इज इक्वल टू 400 न्यूटन, अल्फा ऑलरेडी दिया है दैट इज 60 न्यूटन, सॉरी 60 डिग्री। तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। R क्या रहेगा, इसका जो R रहेगा वो R आएगा बाय लॉ ऑफ पैराग्राम, R विल बी अंडर रूट ऑफ पूरा फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ओके। अब इसको कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक बार लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 200 इंटू कॉस 60। कैल्सियम में कैसे पुट करूंगा मैं आपको कैल्सियम में दिखाता हूं, ठीक है। देखो ये कैल्सियम, इस कैल्सियम में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं अंडर रूट का एक बटन, देखो अंडर रूट का बटन, ये अंडर रूट का बटन दबा दूंगा तो ऐसा लिख के आ जाएगा। अब अंडर रूट के बटन लिखने के बाद, दबाने के बाद में 200 टाइप किया मैंने, और 200 को स्क्वायर का बटन देखो यहाँ पे है, स्क्वायर दबा दिया। फिर उसके बाद में प्लस दबाऊंगा मैं, प्लस दबाने के बाद में देखो इक्वेशन वैसा ही टाइप होना शुरू हो जाएगा जैसे मैं लिखा है वहां पे, 400 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में आएगा 2 इंटू, उसके बाद में 2 इंटू 200 इंटू 400 इंटू कॉस ऑफ 60, ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। इक्वेशन लिखने के बाद में यहां पे जो इक्वल टू है वो इक्वल टू दबाने का, और आपके पास में रिजल्टेंट R की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट R विल बी इज इक्वल टू 529.15 न्यूटन, ओके। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट R। पहला आंसर आ गया। दूसरा जो आपको निकालना है दैट इज एंगल, कैसा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। तो यहाँ पे Q क्या है, Q है यहाँ पे 400, साइन अल्फा, अल्फा कितना है 60,
अपॉन P कितना है 200, Q कितना है 400, cos 60 पूरा टाइप किया मैंने। अब इसको अगर निकालना होगा तो निकालने के लिए कैल्सी में बहुत ही इज्जत के साथ पुट करना बहुत जरूरी है। ओके, आप बोलोगे कैसे, इज्जत का मतलब क्या है? इज्जत का मतलब है आपको थीटा निकालना है तो इसका tan इनवर्स लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 400 sin 60 अपॉन 200 प्लस 400 cos 60 और ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अब मैं कैसे निकालूं कैल्सी में, देखो ध्यान से। कैल्सी में निकालने के लिए मैंने पहले तो AC का बटन दबाया तो क्लियर हो गया, AC दबाने के बाद क्लियर हो जाता है। अब मैं पहले दबाऊंगा शिफ्ट, शिफ्ट दबाने के बाद में tan दबाऊंगा तो tan इनवर्स आ गया। अब मैं दबाऊंगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दबाने के बाद में 400 sin 60 ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एरो की से नीचे आना है, फिर 200 प्लस 400 cos 60 ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि tan इनवर्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, देखो यहाँ पे, तो उसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना है, एरो की को अच्छे से यूज करना है। एंड ये देखो ऐसे पूरा लिख कर आ गया, जैसा मैंने वहां पुट किया है ओके वैसे ही मैंने कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद में इक्वल टू दबाऊंगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया मेरा 40.89। ओके, आंसर आ गया 40.89। सो थीटा इज 40.89 डिग्री। तो इसको लास्ट में क्या करना है, यूनिट बराबर लिखना है, ठीक है, यूनिट बराबर लिखना है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ड्राइंग अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ड्रॉ करना है। जैसे कि P मैंने ड्रॉ किया 200 न्यूटन का है, हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने। 60 डिग्री पे 400 न्यूटन का मेरा Q था, इनके बीच में एंगल था 60 डिग्री। ये कितना था, ये था 400 न्यूटन का। इनका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच रहेगा, ये रहेगा आपका R। इसकी वैल्यू जो आई है वो है 529.15 न्यूटन और ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा 40.89 डिग्री। एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम, योर टीचर हैज फुल राइट टू डिडक्ट योर मार्क्स। आपको गिवन डेटा, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन ड्रॉ भी करके देना है, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। छापेंगे क्वेश्चन का एग्जांपल और कोई डाउट रहेगा तो पूछेंगे। शुरू करें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछो। जितना भी लेक्चर मैं ले रहा हूं ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, मैं सब लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, तो आपको इसका रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, मैं इनका रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ताकि अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस सुनना है, मुझे वापस समझना है, तो आप वही लेक्चर का रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। और कोई रिकॉर्डिंग नहीं, जो मैं ले रहा हूं लेक्चर उसी का रिकॉर्डिंग। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी कि आपने जो क्लास में पढ़ा था कहां पे क्या मिस किया है, क्या आपको जानना है, ठीक है। इजी टॉपिक है ये, इसमें अगर फिर भी कोई डाउट रहा ना तो उसको लेकर मत चलना, आगे मत बढ़ना बिना कोई मतलब कोई भी डाउट रखते हुए, पूरा क्लैरिटी लेकर चलो। मतलब 99.99% समझा है, 0.01 नहीं समझा है, बिल्कुल भी ऐसा दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपको वो 0.01% भी मुझे पूछना है, मेक श्योर करना है कि मुझसे पूछना ही है, एंड मेरे पे भरोसा रखना, आपको मैं हर सवाल का जवाब दूंगा।
हो जाएगा तो बोलना। कुछ बारीक बातें बताता हूँ, ओके, बहुत जरूरी है। हो गया बच्चों? ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है? मेरे को कुछ छोटी छोटी बातें समझानी, ध्यान से समझना है। अभी ये क्वेश्चन के बाद में एक खाली प्रैक्टिस के लिए मैं आपको वैल्यू देकर रखता हूँ। कल मैं आते से क्रॉस चेक कराऊंगा आंसर, ठीक है? अभी मत सॉल्व करना, अभी कोई भाई नहीं है, मैं कुछ बातें बता देता हूँ। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेना। फोर्स रहेगा 300 न्यूटन का एंड ये होमवर्क है, एंड 900 न्यूटन का। उनके बीच में जो एंगल है, इट इज 120 डिग्री। ओके, आपको आर एंड थीटा निकालना है। ये एक क्वेश्चन होमवर्क ट्राई करना है आपको कैलकुलेटर में। ओके, मैं ये पीडीएफ दूंगा आपको, डोंट वरी। अच्छा, मेरी बात सुनो। अभी आप लोगों की एक आदत होती है, मैं आपको एक बहुत छोटी बारी बताता हूँ। आप लोगों की आदत होती है कि आप ना लिखते रहते हो, टीचर बोलता रहता तो भी लिखते रहते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको खुद को चेक करना है कि कहीं लिखते लिखते ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आप मेरी बात कोई मिस कर रहे हो। ये नुकसान मत करना। देखो यार, मैं ना बहुत सोच समझ के बहुत कम शब्द बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं रिपीट बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बहुत सोची समझी बातें बताता हूँ कि एज अ स्टूडेंट बच्चों को क्या जानना जरूरी है। ओके, एंड वो मिस मत करना टॉपिक वाइज। ओके, टॉपिक वाइज कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं तो लिखने की घाई मत करना। मैं समय देता हूं लिखने के लिए। उस समय में भी अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा तो मुझे बोलो, मैं रुकूंगा। और नोट्स अच्छा बनाओ, मेरी बात पूरी सुनो, ठीक है? बहुत जरूरी है। आपको इतना समझना है कि अब इंजीनियरिंग में आप लोगों के लिए आपको ऐसा ट्रेन होना है कि आप कोई चीज छोड़ो मत, हर चीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। आपका पीछे कितना मार्क्स है बिल्कुल नहीं सोचना, 12th में आपका क्या रिजल्ट है बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छा है तो वेल एंड गुड, बुरा है तो कोई बात नहीं, यहां से पिकअप करना है। ओके, एग्जाम आ रहा है, थोड़ा एम्बिशियस टारगेट दे रहा हूं मैं, लेकिन मेरे साथ बने रहो और आपके इनसेम में, आपके स्कूल के टेस्ट में ये टारगेट का सपना बनाए रखो। तुम सपना बनाए रखोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सपना बनाए रखो, मेरे साथ बने रहो, तुम स्टैंड आउट कर जाओगे। तुमको कैसे करना है, क्या करना है, वो मेरा जिम्मेदारी है। तुमको कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है, तुमको कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, मुझे भेज देने का व्हाट्सएप, ठीक है? मैं उसे सॉल्व करने में आपको हेल्प कराऊंगा, मैं आपको हर बातें उसकी समझाऊंगा विथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अभी फिलहाल इस स्पेस में चल रहे हैं कि रोज क्लास लेते हैं, रोज पढ़ेंगे, ठीक है? रोज पढ़ाई करेंगे। मैक्स सैटरडे को अगर ब्रेक लेंगे तो ब्रेक लेंगे, लेकिन संडे को फिर से क्लास रखेंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। ओके, तो ये टारगेट अगर आप रखे रह रहे हो तो छुट्टी मत मारना, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। करेक्ट? पुरानी बातें, पिछला लेक्चर पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है ना? ऐसे आज की बात मैं कल नहीं रिपीट कर सकता, तो नेक्स्ट लेक्चर की बातें बहुत क्रूशियल हो जाएंगी आने के लिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा। पूरे चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का मेरा स्क्रिप्ट होता है जिससे बच्चों को समझता है, उसे फॉलो करना, ठीक है? आज हमारा हो गया है 9:25, हम लोगों ने 1.5 घंटा आज पढ़ाई किया है। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ा कल से, कल हो सकेगा तो 5-10 मिनट और ज्यादा पढ़ेंगे। कल ये टाइम चलेगा क्या? यस सर। ओके, चलो कल भी सेम टाइम रखते हैं। छुट्टी नहीं मारना, नोटबुक कैल से लेकर बैठना,
कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपके कोई दोस्त उनको डिफिकल्टी हो रही है, उनको बोलो फ्री लेक्चर चल रहे हैं, बिंदास लिंक ज्वाइन करके बैठ जाओ, बिंदास लिंक ज्वाइन करके बैठ जाओ, उनसे लिंक शेयर करो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर नहीं हो, ओके, जो भी यहाँ पे लेक्चर में है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो 9766946477 पे। मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। कल मैं आपको एप्लीकेशन या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस भी दूंगा, तो जो भी लेक्चर अभी तक हुए हैं आप वो रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यूअसली देख के अपने फंडे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसमें अगर आपका एग्जाम आ रहा है और आप इस पेज से नहीं थोड़ा और ज्यादा पेज से पढ़ना चाहते हो तो आपको उसमें कुछ कंटेंट और दे दूंगा देखने के लिए, जो कि आप अलग समय पे भी देख सकते हो, ठीक है। कल मिलेंगे, मुझे इस पे व्हाट्सएप करना, मैं आज के लेक्चर का लिंक जो है वो आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। विद दिस वी आर डन फॉर द डे, बाय।